ये कहानी है उस इंसान की जिसने अकेले ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और जिसकी मौत आज तक भारत का सबसे बड़ा राज बनी हुई है। कटक, ओडिशा, साल 1897। ब्रिटिश शासन अपने चरम पर था। हर गली, हर चौक पर गोरे सिपाही घूमते थे। लेकिन उसी साल 23 जनवरी को एक बंगाली परिवार में ऐसा बालक जन्मा जिसने आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की राजनीति हिला दी। उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील, माँ प्रभावती देवी एक धार्मिक और संस्कारी महिला। बचपन से ही सुभाष में कुछ अलग था। जहाँ बाकी बच्चे अंग्रेजी किताबों से डरते थे, वो इतिहास की किताबों में स्वराज ढूंढते थे। कक्षा में जब किसी अंग्रेज अधिकारी की बुराई होती तो बाकी बच्चे चुप रहते, पर सुभाष बोल पड़ते, अंग्रेज भगवान नहीं इंसान है और गलती उनसे भी होती है। स्कूल में एक बार एक अंग्रेज टीचर ने भारतीयों को गंदे लोग कहा तो सुभाष ने उनकी डेस्क पर स्याही फेंक दी। सजा मिली लेकिन डर नहीं। यही वो पल था जिसने उनके अंदर की आग को जन्म दिया। कटक से कलकत्ता, कलकत्ता से कैम्ब्रिज तक सुभाष ने पढ़ाई में हमेशा कमाल किया। आईसीएस परीक्षा पास की, वो भी 4th रैंक के साथ। ब्रिटिश सरकार चाहती थी वो आईसीएस अधिकारी बने, लेकिन वो बोले, मैं गुलाम सरकार की नौकरी नहीं करूंगा। और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जो एक नौजवान के लिए सबसे बड़ा कदम था। मैं अपनी जिंदगी भारत माता के नाम करता हूँ। 1921 सुभाष लौटे भारत। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वो मानते थे कि गांधी जी देश के पिता हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे थे, लेकिन सुभाष की सोच अलग थी। जो आज़ादी भीख में नहीं मिल सकती, उसे हमें तलवार से हासिल करना होगा। 1939 जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो ब्रिटिश हुकूमत कांप उठी, लेकिन पार्टी के अंदर ही मतभेद बढ़ गए। गांधी जी चाहते थे बातचीत से आज़ादी, सुभाष चाहते थे युद्ध से आज़ादी। गांधी जी बोले, मैं सत्य और अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ सकता। सुभाष ने उत्तर दिया, मुझे आज़ादी चाहिए, चाहे उसकी कीमत खून ही क्यों ना हो। और फिर बोस ने कांग्रेस छोड़ दी, पर उनकी लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। ब्रिटिश सरकार जानती थी अगर ये आदमी आज़ाद रहा तो साम्राज्य हिल जाएगा। इसलिए 1940 में सुभाष को नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं थे। 26 जनवरी 1941 रात का समय, कड़कड़ाती ठंड, बाहर सिपाही चौकन्ने, लेकिन अंदर सुभाष चंद्र बोस रूप बदल चुके थे। एक दाढ़ी वाला मुसलमान जियाउद्दीन, और फिर वो निकल पड़े, ब्रिटिश सरकार की आंखों के सामने से गायब। रेलगाड़ी से भागकर पहले पेशावर, फिर काबुल, फिर रूस के रास्ते जर्मनी पहुंचे। बर्लिन, जहां हिटलर का साम्राज्य चल रहा था, वो सीधे जर्मन विदेश मंत्रालय में पहुंचे और बोले, आप ब्रिटेन से लड़ रहे हैं, मैं भी ब्रिटेन से लड़ रहा हूं। मेरे पास एक मिशन है, भारत को आज़ाद कराना। हिटलर ने उन्हें सुना पर साथ नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त जर्मनी अपने ही युद्ध में उलझी थी। लेकिन नेताजी का मिशन रुकने वाला नहीं था। उन्होंने कहा, अगर जर्मनी नहीं तो जापान सही। 1943 दुनिया जल रही थी। हिटलर का जर्मनी टूटने लगा था, पर नेताजी बोस की आंखों में एक और आग जल उठी थी। वो आग थी आज़ाद हिंद फौज की। सुभाष बोस जर्मनी छोड़कर जापान पहुंचे। वहां पहले से ही कैद भारतीय सैनिक थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी थी। उन्होंने बोस को देखा और कहा, नेताजी, हम आपके साथ हैं। टोक्यो रेडियो से एक आवाज़ गूंजी, युद्ध
टोक्यो से बोल रहा हूँ। मैं हूँ सुभाष चंद्र बोस। भारत अब आज़ाद होगा। और फिर आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज का जन्म हुआ। 60,000 सैनिकों की एक सेना जिसमें महिलाएं भी थीं। रानी झांसी रेजिमेंट की कप्तान बनी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेताजी ने नया नारा दिया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वक्त बोस सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक क्रांति बन चुके थे। और यहीं से शुरू हुआ सीक्रेट मिरर का पहला दर्शन। क्योंकि इतिहास कहता है कि कैमरा नहीं था, लेकिन अगर कोई देख रहा था तो वो सिर्फ एक सीक्रेट मिरर था जो सच्चाई को कैद कर रहा था। 1944 आज़ाद हिंद फौज अब बर्मा की सीमाओं पर थी। लक्ष्य भारत की धरती। नेताजी ने कहा, हम दिल्ली चलेंगे। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयाँ इतिहास की सबसे कठिन लड़ाइयाँ थीं। आईएनए ने ब्रिटिश सेना पर धावा बोला, लेकिन हथियार, खाना और मौसम सब खिलाफ था। सैनिकों ने जूते नहीं पहने, फिर भी चले। कई दिन बिना खाना खाए सिर्फ नेताजी के नाम पर लड़ते रहे। एक जवान बोला, अगर मरना भी पड़े तो नेताजी के लिए मरेंगे। नेताजी उस वक्त सिर्फ एक कमांडर नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन चुके थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जिससे ब्रिटिश सरकार कांप उठी थी। 18 अगस्त 1945 एक जापानीज विमान ताइपेई से उड़ता है। सवार हैं सुभाष चंद्र बोस और कुछ मिनट बाद वो विमान गिर जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में शहीद हो गए। पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, हमें सब नहीं दिखा, डीएनए नहीं मिला, दाह संस्कार में चेहरा ढका क्यों था। और तभी सीक्रेट मिरर की आवाज आई। इतिहास वही दिखाता है जो राजनेता चाहते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा परछाई में छिपी रहती है। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा बोस जले नहीं थे, वो वहां से निकल गए थे रशिया की ओर। ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइल्स में भी लिखा था, देयर इज नो कन्फर्मेशन ऑफ बोस डेथ। तो क्या वो सच में मरे थे या वो किसी मिशन पर जिंदा रहे? इसी कहानी का हर हिस्सा, हर पन्ना, हर झूठ जैसे कोई हमें दिखा रहा हो एक गुप्त दर्पण में। और वो दर्पण है सीक्रेट मिरर, जहां सच्चाई सिर्फ दिखती नहीं, खुद बोलती है। नेताजी गायब हो गए, लेकिन सवाल बचा रह गया, क्या वो सच में जिंदा थे? सीक्रेट मिरर अगले अध्याय में खोलेगा गुमनामी बाबा का रहस्य, रशियन फाइलों का सच और वो तस्वीरें जिन्हें भारत ने कभी देखा ही नहीं। 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे की खबर आई, पर असली सवाल यह था, क्या बोस वाकई उस विमान में थे? ताइपेई के अस्पताल में एक शरीर जला हुआ मिला, पर कोई चेहरा नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं। जापान की रिपोर्ट कहती है बोस मर गए, सोवियत रिपोर्ट कहती है बोस जीवित हैं, और ब्रिटिश फाइलें कहती हैं नो कन्फर्मेशन ऑफ डेथ। इतिहास वहीं रुक गया, लेकिन अफवाहें नहीं रुकी। कहीं कहा गया वो रसिया में थे, कहीं कहा गया वो डिस्गाइज में भारत लौट आए थे, और कहीं कि वो गुमनामी बाबा बन गए। 1960 उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें गुमनामी बाबा कहते थे। वो कभी किसी से सीधा नहीं मिले, कमरे में ताले लगे रहते थे और दीवारों पर बोस की तस्वीरें टंगी थीं। उनके पास थे जर्मन बाइनोकुलर्स, जापानीज रेडियो और बोस के पर्सनल लेटर्स। लोग कहते हैं उनकी आवाज़, उनकी आंखें, यहाँ तक कि चाल भी बोस जैसी थी।
1977 में एक गवाह ने कहा, मैंने बोस को देखा है, वो गुमनामी बाबा है। पर सरकार ने चुप्पी साध ली। कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, बस कहा गया ये अफवाह है। लेकिन सीक्रेट मिरर में झांक कर देखो तो सवाल उठता है, अगर वो बोस नहीं थे तो उनके पास बोस की निजी चीजें कैसे आईं? 70 सालों तक सरकारों ने बोस फाइल्स को क्लासिफाइड रखा, ना जनता को दिखाया, ना संसद को बताया। 2016 में कुछ फाइलें खोली गईं और उनमें लिखा था, बोस मेट रशियन ऑफिशियल्स पोस्ट 1945, इंडियन गवर्नमेंट वाज इन्फॉर्म्ड बट रिमेन्ड साइलेंट। यानी बोस की मौत की कोई पक्की पुष्टि कभी नहीं हुई। एक डॉक्यूमेंट में लिखा था, बोस माइट हैव बीन इन रसिया टिल 1950s। और उसी वक्त भारत में गुमनामी बाबा अपने शिष्य से कहते हैं, मैं देश के लिए सब छोड़ आया हूं। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर सीक्रेट मिरर फिर वही कहानी दिखा रहा है जो किसी ने जानबूझकर मिटा दी? उन्नीस में बोस के परिवार ने मांग की, गुमनामी बाबा का डीएनए टेस्ट करो। डीएनए टेस्ट हुआ पर नतीजे इनकंक्लूसिव बताए गए। फिर कहा गया सैंपल खराब था, एविडेंस गुम हो गया। और सवाल वहीं रह गया, क्या बोस वाकई गायब हो गए थे या भारत के नेताओं ने सच्चाई छिपाई? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं बोस वापस आना चाहते थे, लेकिन सरकारें डर गईं, क्योंकि अगर बोस लौट आते तो कई राजनेताओं की कुर्सियां हिल जाती। और शायद यही कारण था कि बोस को इतिहास के मिरर से मिटा दिया गया। 1945 की आखिरी रिकॉर्डिंग में बोस की आवाज आई थी, इंडिया विल बी फ्री एंड दैट डे यू विल रिमेंबर माई सैक्रिफाइस। उस आवाज में न गम था न डर, बस विश्वास था। वो बोले, मैं मर भी जाऊं तो मेरा नाम नहीं मरेगा। और देखो, आज भी जब कोई कहता है जय हिंद तो कहीं ना कहीं बोस मुस्कुराते हैं। इतिहास को जो दिखाया गया वो बस आधा सच था, बाकी आधा अब सीक्रेट मिरर में दिखता है। बोस की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो कभी हार नहीं मानता। उन्होंने कहा था, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। और आज सीक्रेट मिरर उसी सोच को आगे बढ़ा रहा है, हर उस कहानी के साथ जिसे छिपाया गया, भुलाया गया या मिटा दिया गया था। ये था सीक्रेट मिरर, नेताजी बोस, एक अधूरी कहानी, क्योंकि सच्चाई मरती नहीं, वो बस आईने में छिप जाती। सीक्रेट मिरर, जहां इतिहास दोहराया नहीं जाता, उजागर किया जाता है। अगर आप भी सच्चाई के दर्पण में झांकना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलेंगे एक और हिडन ट्रुथ के साथ, सिर्फ सीक्रेट मिरर पर।